भारत और पाकिस्तान के बीच 14 दिन से जारी तनाव के बाद अब युद्ध क्या हो सकता है? क्या भारत अब पाकिस्तान पर सैन्य प्रहार कर सकता है? क्या भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तानी आर्मी के पलटवार से हर तरह के हालात में खुद की सुरक्षा के लिए आप तैयार हैं? अगले 1 घंटे में आज आपको इन सारे सवालों का जवाब आज तक पर डिफेंस एक्सपर्ट्स के उस पैनल के साथ मिलेगा, जिन्हें सुनकर, हर खबर जानकर आप न केवल कल की मॉक ड्रिल की तैयारी कर पाएंगे बल्कि जान पाएंगे कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 259 शहरों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। सिविल डिफेंस जिलों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील, कैटेगरी 3 सबसे कम जो संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता उन इलाकों में है। तो अब किसी भी जगह की संवेदनशीलता होती है, वो एक तो आपकी सरहद से दूरी कितनी और कितना प्राइम टारगेट है कि उसे नुकसान पहुंचाकर दुश्मन को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं, हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल विशंबर दयाल हैं। साथ में मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं। साथ ही नेवी एयरफोर्स के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं नेवी की तरफ से कोई आक्रमण न हो जाए, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। कैप्टन डीके शर्मा हमारे साथ रहेंगे और साथ में एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हैं, लेकिन लंबे समय तक जो भारत की सेवा की है उस एक्सपीरियंस से हम सब यहां पर सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि देश में क्या हो सकता है। पहले आपको ये लखनऊ की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है और पलटवार अगर वहां से होता है तो कैसे शहरी लोग खुद को बचाएंगे, उसको लेकर सिविल डिफेंस लखनऊ तैयारियां कर रहा है। और आप अगर ग्राउंड जीरो से तस्वीर देखें तो यहाँ पर साइरन्स बजे हैं और साइरन्स बजने के बाद कैसे निवासी खुद को लेट कर जगह और आंखों देख किस तरह जो पोजीशन ली गई है, कुछ यही पोजीशन, यही वो मानक हैं जो लेने पड़ेंगे और फिर खुद को वो बचा पाएंगे। यानी कि एरियल स्ट्राइक अगर सामने से होती है, आपने तमाम वीडियोस में यूक्रेन में देखा होगा कैसे बंकर्स बने थे। हालांकि यहाँ बंकर्स अभी नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे खुद को बचाना है जब सायरन बजता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक दुश्मन करता है। ये देखिए किस तरीके से सायरन जो है वो यहाँ बजा है। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से सायरन बजा एकदम से, और लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं सायरन बजते ही। और तस्वीरें यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सायरन यहाँ बजा है। अमरनाथ, ये सायरन इस तरह के हैं जो सायरन बजेंगे, ये देख सकते हैं आप किस तरह से आवाज सायरन की यहाँ पर ये यानी कि आपको अलर्ट हो जाना है जिस वक्त इस तरह के सायरन्स वो बजेंगे। अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, किस तरीके से तैयारी है पूरी? जो अभी आप रिहर्सल की शुरुआत देख रहे हैं, हमने एक कॉशन दिखाया है कि सायरन बजने का क्या मतलब है कि आप शेल्टर ले लो। तो जो भी मार्केट में है या फील्ड में है या घरों में है, उनको शेल्टर्स में जाना, वो भी हम बताएंगे कहाँ पर। आपको ये देखिए ओरिजिनल सायरन ये है, ओरिजिनल सायरन ये है, ये हम स्ट्राइक का सिग्नल है। इसका तरीका ये होता है। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से इस तरह की सिग्नलिंग हो रही है और तस्वीरें में आप देख रहे हैं ये सायरन्स जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आप आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तमाम मशीन्स और टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सायरन्स आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो लखनऊ से कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग आज यहाँ लखनऊ में रिहर्सल कर रहे हैं और एक तरह से रिहर्सल के जरिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं। और कल वो दिन है जब प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी परमिशन दी गई है वहाँ मॉक ड्रिल होगी और कोशिश होगी कि कैसे कुछ अगर कोई अटैक भारत पर करता है, शहरों पे अटैक होता है, एयर स्ट्राइक्स होते हैं, तो कैसे सामान्य नागरिक खुद को यहाँ पर बचा सकते हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। देखिए, मकसद किसी भी तरीके से आपको डराना नहीं है, मकसद ये है कि आपको सही जानकारी रहे। और सरकार भी इसीलिए अलग अलग राज्यों में बात करके प्रशासन के जरिए तैयारियां अपनी जनता के लिए कर रही है।
लेकिन जनरल कुलकर्णी, कितने चांसेस, किस परिस्थिति में युद्ध हो सकता है? एक अगर हम एक कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें, क्योंकि ये जो तैयारियां हो रही हैं, चाहे पटना हो चाहे लखनऊ हो, ये सब कहने के लिए सरहद से दूर हैं, लेकिन तैयारियां वहां हो रही हैं, तो कितनी गुंजाइश आपको लग रही है कि कन्वेंशनल वॉर हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले नो पैनिक, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। हम जितने बैठे हैं यहाँ पे, हमने 1965 के वक्त भी देखा है बचपन में क्या हुआ, 71 की लड़ाई में देखा है क्या हुआ, किस तरीके से सायरन बजते हैं, कहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए जाना है, कहाँ मोर्चे खुदते थे, कहाँ हम लोग बचने के लिए जाते थे, किस तरीके से जब ब्लैकआउट होता था तो शीशों के ऊपर किस तरीके से हम कार्बन पेपर लगाते थे जिससे कि लाइट बाहर ना जाए। ये उस वक्त जो होता था एयर रेड्स के लिए जिस प्रकार से सायरन बजते हैं, आजकल जैसे आपने पूछा कि आज की तारीख में क्या इस तरह संभव है? संभव है, हो सकता है, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब आप घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं, आप देखिएगा अब मेट्रोज हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज हैं, वहाँ पर आप जाकर शरण ले सकते हैं। बेसिकली यूक्रेन में भी वहीं पर लोग शरण ले रहे थे, यूक्रेन में भी। और आपने फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे आप देखते हैं कितनी जगह बनी है, वहाँ पे जाके आप शरण लग सकते हैं। जब सायरन बजते हैं, आप रास्ते के ऊपर हैं, आप गाड़ियाँ साइड में लगाते हैं, अब वहाँ पे जाके शरण। मकसद ये है कि कम से कम फिजिकल कैजुअलिटीज हो। प्रॉपर्टी नो प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी कभी भी आ सकती है, लेकिन सवाल ये है क्या दुश्मन में इतनी काबिलियत है? ज़रूर यह है नहीं, उनके पास भी एयरक्राफ्ट हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, कभी भी किसी वक्त भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नंबर एक। हाँ। नंबर दो, जितना भी हम लोग करें तैयारी जो है, जब हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप सायरन सुनेंगे आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि ये क्या हो गया करके अचानक, ये इट इज नॉट अ भूचाल कि भूचाल अचानक आ गया भाग। अब सायरन बजेंगे, आपको मालूम है, और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हर एक हाई राइज बिल्डिंग में सायरन होता है, क्योंकि आग लग गई तो कैसे बाहर निकला। तो ये जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां इसलिए की जाती हैं कि खुदा ना खास्ता, जैसे आपने ठीक कहा श्वेता जी, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की नौबत आए तो हम लोग तैयार हैं, इसलिए किया। सर, पर जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इस समय, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है? क्योंकि जब हम उन एयर रेड्स की बात करते हैं तो हम ये भी तो अकाउंट में लेंगे ना कि हमारे पास वो कौन से हथियार हैं जो रोकेंगे उस तरह के हमलों को। श्वेता, आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें S-400 भी आता है, हमारे बाकी आकाश, बराक और जितने और मिसाइल्स हैं वो भी आते हैं, और नीचे चल करके भी हमारे टू द पॉइंट डिफेंस के भी सिस्टम्स होते हैं। तो इट इज़ अ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जिसका अपना एक तंत्र है, और उसके डायरेक्शन सेंटर्स भी होते हैं कि आप उसको सेंस कैसे करेंगे, सेंस करने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे, कौन से लेयर में रिएक्ट होगा। मोस्टली जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं, अगर एयरक्राफ्ट की रेड हो रही है तो हम उसको इंगेज करना चाहेंगे अप्रोचिंग मोड में। रिसीडिंग मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज देयर इज ए, आप ऐसा समझिए जैसे कोई ग्रिड है, और हर ग्रिड में एक एक जो इंच बाय इंच आप इमेजिन करिए, द वॉल्यूम इज फुली कवर्ड। तो ये पहली बात जनता को पता चलना चाहिए कि आपका एयर डिफेंस नेटवर्क जो मल्टी लेयर्ड है, पूरे ग्रिड को, पूरे स्पेस को कंट्रोल करता है, और हमारे पास सक्षम वेपन सिस्टम्स हैं जो इंगेज कर सकते हैं, जो ग्राउंड टू एयर अटैक करके उनको इंगेज कर सकते हैं। मैंने एयरक्राफ्ट की बात नहीं की। फिर एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट भी हैं जो आने वाले अटैक को इंगेज करते हैं और उनके साथ मुकाबला करते हैं। आपकी पेट्रोल्स भी होती हैं, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स होती हैं, वो भी रोकती हैं। तो रोकने के बहुत माध्यम है, जहाँ आपको समझ लीजिए स्पेस से लेकर के, एयर से लेकर से, ग्राउंड से लेकर के, और अगर ये सी के एरिया से आ रहा है तो उसको भी रोकने के माध्यम है। तो ये बात होगी। लेकिन हम जिसको बोलते हैं लास्ट माइल प्रोटेक्शन शील्ड, कि हम अगर एक पेनिट्रेट कर जाता है जहाज या अटैक की संभावना है, तो हम अपने लोगों को पैसिव एयर डिफेंस में कैसे ट्रेन करें, इसको PAD बोलते हैं। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। प्री अटैक फेज होता है, फिर अटैक फेज होता है, और थर्ड है पोस्ट अटैक फेज। इन सायरन से आप पहचानते हैं, और एयरफोर्स जो एयरफोर्स फॉर्मेशंस हैं वो इसको सिविल डिफेंस को देती हैं, वहाँ से होमगार्ड्स भी इसमें काम आते हैं, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो लोग भी इसमें काम में आते हैं। सब मिला जुल के इस पूरे जो तंत्र है, अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको एक बार देखेंगे नहीं, तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं या गैप्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे।
इसलिए ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल से एक और काम करती है जो इन सबसे ऊपर है, साइकोलॉजिकली कंट्री को प्रिपेयर करती है कि आप यूनिफाइड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और अपने को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल नेचुरली माध्यम बदल गए हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन हर जगह है, मेट्रो स्टेशन वो बहुत काम में आ सकते हैं। यूक्रेन और रशिया वॉर में हम लोगों ने बहुत कवर किया था, उसमें आप देखते थे जब भी सायरन होता था कीव के ऊपर तो लोग अपना मेट्रो स्टेशन के नीचे घुस जाते थे। तो देयर आर नेचुरल कवर्स एंड देयर आर सम बेसमेंट्स कवर्स वगैरह भी, मतलब बेसिकली तो जनरल सिवाच ये भी हो जाता है ना कि अगर कोई बॉम्बिंग हो रही है तो आप उसकी शार्पनल से बचें, आप जमीन पर इसीलिए लेटने की ट्रेनिंग, अगर आपके पास कोई ऐसी आड़ नहीं भी है तो आप जहां पर हैं वहां पर आप जमीन पर लेट जाते हैं। बिल्कुल। देखो श्वेता, एक चीज देखनी पड़ेगी कि एक तो ये सच्चाई है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप अपने लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि भाई ये ऐसा हो सकता है तो वो तैयार रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है और कोई भी हमारी कैजुअलिटी नहीं होगी। ये सच्चाई है जो एयर मार्शल साहब बता रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है और मल्टी लेयर्ड है। चांसेस दुश्मन के डिफेंस या आप उनके मिसाइल या एयरक्राफ्ट के आके अटैक करना बहुत चांसेस कम है। मगर भारत की गवर्नमेंट ने 244 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उन्होंने सोचा है कि नज़दीक हैं बॉर्डर के, उनको तैयारी करने के लिए आदेश दिए और बहुत अच्छी बात है। और हम 1965 और 1971 की लड़ाई के अंदर जब हम फौज में नहीं थे मगर हम देख चुके हैं और कैसे हमको कार्रवाई करनी चाहिए। उस टाइम जो जागरूकता थी ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा थी लोगों के अंदर कि किस प्रकार से आप ब्लैकआउट करें, आप कोई लाइट ना जलाएं, आप अपने घर की लाइट अगर जलाते हैं तो आप कार्बन पेपर लगाएं, तो आप तैयार थे। अब बात आती है कि आज की तारीख में अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर बाहर हैं तो क्या करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करें, गाड़ी को रोकें, साइड में करें, वहाँ से निकलें और जाके आप एक प्रकार अपना पोस्चर बनाएं, आप जमीन पे लेटें और जमीन को नीचे की तरफ देखें और हाथ जो हैं वो अपने आप एक प्रकार हेड पे रखें पीछे। ये एक बहुत ही पुख्ता है। दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी, हम कहीं ना कहीं इजराइल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम यूक्रेन की बात करते हैं, वहाँ पर बंकर बनाए हुए हैं। जैसे अभी हम मान लो, जैसे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था एलसी पे ब्रिगेड कमांड की मच्छर में, वहाँ 24 घंटे में से 10 से 11 घंटे एक बम्बार्डमेंट आर्टिफायर होता था, मगर वहाँ बंकर थे उसमें कुछ नहीं पता चलता। ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसलिए पैनिक करना नहीं है। जो आपने बताया स्टेयर केस है उसके नीचे आप जा सकते हो, या आपके जो जिस तरीके बता रहे थे मेट्रो स्टेशन है वो भी प्रूव है, ब्रिज के नीचे भी आप जा सकते हैं। मगर घबराना नहीं है, पैनिक होकर घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना है। जब वो ब्लैकआउट हो जाएगा तो लाइटें चली जाएंगी तो आपके जो लिफ्ट सिस्टम नहीं काम करेगा। तो ये आपको सोचना है, आपको अपना कम पोस्चर, अगर आप ओपन में भी हैं, घर में आप दीवार के नजदीक जाएं, ओपन में भी हैं अगर घर के अंदर, तो जो टेबल है उसके नीचे छिपे। तो ये एक प्रकार से ड्रिल है, इसको बताना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारी सिविल डिफेंस है वो उनकी ये जिम्मेवारी है, ब्रीफ करें, एनसीसी का इस्तेमाल करें रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों को जागरूक करें, तैयार करें। इसका कतई मतलब नहीं कि ऐसा होगा। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो अगर ये होता है तो हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है इस ड्रिल का है और हमारे अंदर काबिलियत तो क्षमता है। एक जो लगता है मुझे जनरल दयाल की लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं कि हम तो हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं और शहरों पर ज़्यादा खतरा रहता है। तो एक तरफ तो देखिए यूक्रेन और इजराइल का जो अभी पूरा मामला हुआ है और न्यूज़ चैनल्स ने इतना दिखाया है, तो लोग अवेयर हो चुके हैं कि युद्ध में क्या हो सकता है, कैसे होता है, कैसे सायरन्स बजते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, पर क्या उसमें उन्हें ये भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सायरन बजा और अटैक हुआ, उसमें एक थोड़ा टाइम होता है, खासकर जो मेन सिटीज, क्योंकि बॉर्डर पर तो कम्युनिटी बंकर्स बने हुए हैं। देखिए श्वेता, पहली बात तो ये है कि बहुत क्लियरली बता दिए गए कि भाई हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी फुल प्रूफ है और देशवासियों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भय में आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है अगर मान लो इस किस्म की लड़ाई होती है जो हमारे पे आए। और लेकिन आप एक छोटा सा मैं आप सबका एक ध्यान ले जाऊंगा। देखिए, जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह से हमारे स्टेट ने एक्शंस लिए हैं और फिर जिस तरह से हम ये कार्रवाई पे आ रहे हैं, इससे एक चीज़ स्पष्ट है ना। और जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा।
तो ये अपने नागरिकों को पता होना चाहिए कि संयम रखो, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। आपकी ये मैसेजिंग भी पाकिस्तान में जारी है कि भारत तैयारी कर रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कभी सायरन बजें, जैसे बचपन में हम तो बल्कि या हमारे बहादुरगढ़ से जब ये मेन रेलवे लाइन जाती थी तो गांव के लोग रेलवे लाइन पे सिविल डिफेंस के जरिए रेलवे लाइन की रात को प्रोटेक्शन देते थे, और 14 ईयर्स अबव सब लोग प्रोटेक्शन देते थे। तो जब ये सायरन वगैरह बजते हैं तो भगदड़ मचने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई राइज में भी है तो ऐसा नहीं है हर एक हाई राइज अंडर स्ट्रेस है। आपको कंफर्टेबली अपना लिफ्ट सिस्टम है या जो आपका स्टेयर सिस्टम है उससे नीचे आ जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हाई राइज में अगर बहुत सायरन बजते हैं किसी पर्टिकुलर टाउन पे, लगता है कि सारा हवाई हमला जैसे एक टाउनशिप पे आ गया है, तब ये कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी एयर कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर मैं मानता हूं कि अगर इतनी हमने उसको मोहलत दे दी कि वो आके हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को इस तरह से डरा दे, तो फिर मैं नहीं समझता हमने इतने साल से तैयारी की। हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग है, हमारी एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। ये एक मैसेजिंग उसको भी है कि भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक दिन अब आपको सॉर्ट आउट करना है। और मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये डिसाइसिव वॉर है, ये डिसाइसिव अगर जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप तैयारी करेंगे, तो ये तैयारी का फेज है। फौज तैयारी कर रही है, एयरफोर्स तैयारी कर रही है, आर्मी तैयारी कर रही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है अपनी तैयारी में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगी हुई है अपनी तैयारी में। तो लोग भी क्यों ना इस तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि लड़ाई होगी, हर हालत में होगी, और आने वाले वक्त तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पाकिस्तान को अब सबक ऐसा सिखाना है जिससे कि आने वाले 100 साल तक पाकिस्तान की नस्लें कभी भारत की तरफ नजरें उठा के नहीं देखें। ये वो वक्त है, आपने शुरू की थी कि क्या कन्वेंशनल वॉर होगी। मेरा मानना यह है कि अगर हमने ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुख सहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मार खाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो खून बहा है हमारे लोगों का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो माताएं रोई हैं, और इसका हिसाब लेने का वक्त आ रखा है। बिल्कुल कमजोर पाकिस्तान है आज के दिन, पूरी दुनिया में किसी की नहीं, कोई मतलब चाइना वाइना का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वक्त है, और इस ठीक वक्त पर पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया जाए। तैयारी के साथ सिखाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा नहीं, सीधी सी बात है कोई हमें बेचैनी भी नहीं दिखानी कि कल करें परसों करें। वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी, और उस जगह पे जब वक्त और टाइम आएगा हमारी सेनाएं कार्रवाई करेंगी, लेकिन कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात याद आ जाती है, जहां पर वो कहते हैं कि तैयारी के बाद ही, बिल्कुल, और इसीलिए तैयारी चल रही है, इसमें हड़बड़ाने की चीज नहीं है, जैसा कह रहे हैं। नहीं है, और प्रेशर में नहीं आना। पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ना पॉलिटिकल ऑपोजिशन से प्रेशर में आना, ना लोगों से प्रेशर में आना, हम जैसे भावुक कई बार लोग जोश में बोलते हैं उससे प्रेशर में आना। हमारी मिलिट्री लीडरशिप को ठीक टाइम दो, उसको अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करने दो, लेकिन वापस नहीं, इस बार वापस नहीं जाना, इस बार उसको सबक सिखाना है। बेसिक बात। कुल मिलाकर अगर हम एक कन्वेंशनल वॉर की परिस्थिति देखते हैं तो वो इस संदर्भ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अटैक करने वाला है, पर भारत जो कदम उठाएगा उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से होगा, तो उसके बाद युद्ध छिड़ जाएगा। जनरल मैसन, में आपसे उसके बाद अब हम एक एक करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी ताकतें हैं उसकी हम बात करते हैं, लेकिन हम एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरीके से आज एक और जगह पर मॉक ड्रिल हुई है। ऐसी स्थिति में जब तनाव बढ़ता है तो दुश्मन की कोशिश होती है कि वो बड़े शहरों को निशाना बनाए, मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए। और ऐसी स्थिति में शहरों के लोग क्या कर सकते हैं? चूंकि भारत में इस तरह के प्राकृतिक रूप से बंकर नहीं है, एक बड़ा शेल्टर हो सकता है इवैक्यूएशन के बाद लोगों को सुरक्षित ले जाने के लिए, वो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स। जहां जहां पर भी मेट्रो हैं, और ऐसे में उसके जो अंडरपास हैं, बेसमेंट है, या जो मेट्रो की पूरी सुरंग है, वो इतनी मजबूत होती है सुरक्षा की दृष्टि से कि यहाँ पर बड़े बड़े चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, रॉकेट हों, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हों या लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हों, उनके असर को यहाँ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन ऐसी जगहों पर कि नहीं, बल्कि मेट्रो के पूरी भीतर, टनल के भीतर, और इसीलिए कोशिश ये रहेगी कि जो इवैक्यूएशन हो ऐसी स्थिति में जहां पर तनाव और अगर वहां मेट्रो परियोजनाएं हों तो तुरंत स्थानीय नागरिकों को बड़ी संख्या में मोबिलाइज करके तुरंत शेल्टर होम्स में भेजा जा सके। और ऐसे मेट्रो के जो टनल हैं, जो अंडरपास हैं, जो सबवे हैं, वो एक नेचुरल शेल्टर का काम करेंगे, जो किसी भी हवाई हमले को, चाहे फाइटर जेट से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हों जो दूर से आती हैं, अगर वो गिरती हैं, उनका एक्सप्लोजन होता है तो उसका इम्पैक्ट बेहद कम होगा और उस इम्पैक्ट से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। ऐसे में मेट्रो एक बड़ी लाइफलाइन जो आमतौर पर हमारे
लिए बनी हुई है, जिसमें हम अपनी दिनचर्या हमारी बीतती है, सुबह दफ्तर जाने से लेकर शाम को घर जाने तक, अगर युद्ध की स्थिति आती है और दुश्मन हमला करता है तो उस प्रोजेक्टाइल से, उन रॉकेट से, उन मिसाइल से बचने के लिए इस तरह के मेट्रो के जो सबवे हैं, जो बेसमेंट हैं, जो मेट्रो की टनल है, वो एक प्राकृतिक कवर, सुरक्षा कवच का काम कर सकती हैं, जहां इवैक्यूएशन के दौरान लोगों को बड़ी संख्या में रखा जा सकता है। तो मेट्रो यानी कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, अब चाहे वो दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, और जहां नहीं है वहां पर आपने सुना कि कहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बताया जाएगा। लेकिन जनरल मेस्टन, क्या पाकिस्तान हिम्मत करेगा एक कन्वेंशनल वॉर करने की, हमारी ताकत को देखते हुए? अगर मैं थल सेना का ही एक मोटा आकलन, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि भारत की ताकत क्या है। श्वेता, मैं 2-3 पॉइंट सबसे पहले ये मॉक ड्रिल पे बोल दूं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, इसमें डिस्पर्शन बहुत ज़रूरी है। मान लिए कोई भी इलाके में काफ़ी एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा हुआ है, तो अगर ये सायरन बजता है तो ये नहीं कि सारे एक ही जगह लेट जाएं, उनको थोड़ा जितना खुले, डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्प्लिंटर पास में आता है तो कैजुअल्टी उससे कम होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख में भारत के अंदर कई प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं। ये जो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मॉक ड्रिल, इससे एक होल ऑफ नेशन अप्रोच आती है। तमाम जो नागरिक हैं उनमें एक जागरूकता आ गई है, उनका भी इस देश के प्रति एक रोल है। क्या रोल है? ये तो है ही अपने को बचाना, दूसरों को बचाना, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी करना है कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं, ये देखिए ये एक्टिव हैं और ये कुछ चाहेंगे। आपने पूछा क्या पाकिस्तान कन्वेंशनल करना चाहेगा? हो सकता है कि ये फिर से कुछ अंदर ही हमारे बीच में कुछ करने की चेष्टा करेगा। तो उसके लिए जो आम जनता है वो भारत सरकार के आईज और ईयर्स हैं। कहने का मतलब है उनको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। और मेरे को लगता है भारत सरकार को एक नंबर जिस पे बताना चाहिए, उस पर कर देना चाहिए एनी सस्पिशियस एंटी नेशनल एक्टिविटी, सो दैट पीपल कैन रिपोर्ट और उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अब जो आपने सवाल उठाया क्या वो कन्वेंशनल अटैक कर सकता है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मिलिट्री एज है, बहुत ज़्यादा हमारी मिलिट्री एज है हर लिहाज से। ये मैकेनाइज्ड आर्मर्ड फोर्सेस हैं, इन्फेंट्री जो हम लोग हैं, कहने का मतलब हमारी इतनी सुपीरियरिटी एज है, पाकिस्तान मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा, उसका इसमें नुकसान है। तो वो सिर्फ चाहेगा छोटी छोटी चीज़ें करेगा, जो उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है ये UAVs, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है, छोटे मिसाइल्स की कर सकता है, एयरक्राफ्ट भी उसकी इतनी काबिलियत नहीं है जैसे इन्होंने बताया है। तो यही कर सकता है कि ये कन्वेंशनल तो नहीं करेगा, लेकिन ड्रोन जरूर हमारे ऊपर कर सकता है और उसी की मेरे ख्याल तैयारी हो सकती है। तो पाकिस्तान की सेना कन्वेंशनल वॉर तो भारत की सेना के साथ सोचेगी नहीं। हमारी हर चीज़ में न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के अलावा जो ट्रेनिंग है, देखिए हमारी एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ट्रेनिंग है, उनकी कई के लिए टेररिज्म के लिए, वो टेररिस्ट के लिए ट्रेन करते हैं वो। अच्छा, दूसरा मोराल, हमारी सेना का मोराल और लीडरशिप बहुत हाई है। पाकिस्तान में उनके ऑफिसर्स बंकर तक जवानों के पास लाइन ऑफ कंट्रोल में अमूमन तौर पे नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो एज अ VIP या गेस्ट जाते हैं, और उनको वहाँ के इलाके का पता नहीं रहता है। मैंने तो पाकिस्तानियों से कमेंट सुना था जब मैं अफ़गानिस्तान में था, उनकी एम्बेसी में, बोलते सर आपके ऑफिसर्स तो जवानों के साथ रहते हैं, हमारे ऑफिसर्स तो आते ही नहीं हैं। और ये मेरे को कौन बोल रहा था, उनके SSG कमांडोज, और बोल रहे थे सर हमारे आते नहीं हैं, और फिर जब आते हैं तो बोलते हैं नॉट सीन, क्योंकि इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स होता है। तो वो मेरे को बोल रहा था देखेंगे कैसे जब आते ही नहीं हैं, VIP समझते हैं। तो देखिए हर लिहाज से हमारा एज है। और श्वेता, मैं तो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, देश में तो उनके लोग उनके खिलाफ हैं, उनकी सेना के खिलाफ, लेकिन सेना की टॉप लीडरशिप के खिलाफ उनकी ऑफिसर्स, जो यंग ऑफिसर्स हैं और जवान हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान सेना के अंदर लो लेवल पे विद्रोह भी हो सकता है। टारगेट कौन है? अवाम के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए टारगेट एक ही है, वो पाकिस्तान सेना की टॉप लीडरशिप, जिसमें मुनीर बेसिकली नंबर 1 है। तो कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान की ना काबिलियत है, ना करना चाहेगा, और इसीलिए तो अभी वो UN में भाग रहा है। वो तो लड़ाई ही नहीं चाहता है। अभी ये UN में क्यों जा रहा है? हर जगह जा रहा है कि शायद कोई
डूबते को तिनके का सहारा मिले। आज भारत के लिए विन विन सिचुएशन है और मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी टाइम है। पूरा देश एक है, भारत की स्पिरिट एक है और ये सही समय है कि हम अपने सही समय पे जो भी हमें उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेंगे। और आपने देखा जितनी भी छोटी अभी चीजें की है, IWT वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी, कितनी बुखलाहट हो गई है, घबरा गए वहाँ के लोग। नहीं, पहले तो यही चर्चा होती रही कि पानी बंद कैसे करेगा, ये सब। आप देखिए बगलिहार डैम सबसे पहले जब बंद किया गया, सूख गया वो पूरा जो रिवर बेड है, वो ऐसे पूरा खाली दिख रहा है, वहां के लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि असरदार तो होगा। पानी के लिए तो विश्व युद्ध हो सकते हैं इस समय, पानी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सर ये नेवी से बड़ा डर रहा है इस समय पाकिस्तान। उसे लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने की, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स एयरफोर्स ने की, इस बार कहीं नेवी की तरफ से नहीं, और इसीलिए वो केवल जमीन और आसमान नहीं, इस बार वो पानी के नीचे भी देख रहा है। हमारी जो अभी जो एक्सरसाइज पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी और उसके बाद इंडियन नेवी ने अपनी वहां पर शुरुआत की, हमारी जो वो क्षमता है, क्या कारण है कि आज टर्की को अपना वॉरशिप भेजना पड़ा है पाकिस्तान? श्वेता, पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी, देयर इज नो कंपैरिजन। इतनी स्ट्रांग नेवी है हमारी, प्लस नेवल एविएशन, प्लस नेवल एयर आर्म, प्लस यू हैव द लॉन्ग रेंज मैरिटाइम एयरक्राफ्ट और उसके बाद सी गार्डियन। जो हमारा मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस का पूरा सिस्टम है, इतना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान कैन नॉट इवन लुक दिस साइड इफ वी आर टॉकिंग ऑफ अरेबियन सी, नॉर्थ अरेबियन सी। और उनको मालूम है हमने कारगिल में क्या किया था, चोक कर दिया था पूरा सप्लाई लाइंस को, दे वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल। उनको मालूम है इस वक्त फिर पूरी नेवी डिप्लॉयड है, ये सबको मालूम है, जग जाहिर है, इसमें कोई छुपा नहीं है क्योंकि सैटेलाइट से सब पता लग जाता है। एंड दे आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग, बट दे आर अ डेटरेंट नेवी। हमारी वाली नेवी पे पूरी की पूरी क्षमता है, वेदर इट इज अंडर वाटर, सरफेस और एयर। तो अब इस साइड से तो कुछ होने वाला नहीं, दैट तो आई कैन गिव इन राइटिंग कि गुजरात से लेके नीचे तक दे कैन नॉट वेंचर आउट दिस साइड, इट विल बी सुसाइडल फॉर देम। डिस्ट्रॉयर्स आर देयर, एयरक्राफ्ट कैरियर इज देयर, एंड इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही आपने देखा कल PATI का एक वीडियो निकला है। PATI का ये काम है, उनके लिए ये अचीवमेंट है कि उन्होंने देख लिया। बट PATI, इफ यू ऑल रिकॉल, सबको मालूम है गालवान के टाइम पे PATI कहाँ साउथ इंडिया से चाइना तक गए थे, बिकॉज वहाँ से पूरी पिक्चर निकाल के वो हेडक्वार्टर्स को, वॉर रूम्स को, लीडरशिप को सारी पिक्चर बता देते हैं। ये कहानी है, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, क्या डिसीजन लेना है, दैट इज अप टू द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी। बट इन सो फार एज नाउ अब बात कर रहे हैं हम जो एक्सरसाइजेस की, श्वेता, इट इज ऑलवेज सेड इफ यू आर वार्न्ड यू आर आर्म्ड। हर एक बच्चे को आज बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज पता लग जाएगा कि देयर इज सम सिस्टम एज सायरेंस, देयर इज सम सिस्टम एज ब्लैकआउट, और उसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन हैज टू कम फर्स्ट। हम बातें कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन की, बिकॉज दिल्ली और फॉर दैट मैटर बॉम्बे बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, नो मेट्रो स्टेशन, नो टनल कैन टेक अस, एंड हु इज गोइंग टू टेक यू देयर। तो ये चीज़ें हैं कि द पॉइंट इज अवेयरनेस, और अवेयरनेस आ रही है, दैट सेव योर सेल्फ, गो नेक्स्ट टू अ वॉल, लाई डाउन, कि जैसे हमारे सीनियर पैनलिस्ट बता रहे हैं, स्प्लिंटर से आपको ही कोई क्षति ना हो जाए और हमारे हॉस्पिटल अब नाम से ही भर जाए। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए आप। जैसे ही कोई अलार्म और ये कुछ आ जाता है, पहली तो बात ये है कि ऑन द मेजर सिटीज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ यू वर्क इट आउट साइंटिफिकली ऑल्सो, एज आवर वाइस मार्शल सेड, इतने लेयर्स हैं that missile has to do a puja to come. आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? मतलब सारे सिस्टम हमारे उस दिन उस वक्त फेल ही होने हैं, नहीं हो सकता, not possible, because we buy the equipment with some kill probability. चाहे वो 0.9 हो, चाहे वो 0.9, मतलब one weapon to one weapon engagement, that kind of confidence we have in our weapons. तो वो टेक ऑफ करेगा कहीं ना कहीं। और सर ये जो टर्की का वॉरशिप जो टर्की का वॉरशिप, टर्की के तो जहाज भी आए थे वहां पर। कर लो जो, मतलब वी शुड नॉट रीड टू मेनी थिंग्स इनटू इट। वो एक उनकी ऑलरेडी शेड्यूल्ड विजिट होगी
अच्छा, This could be that it has fallen after 22nd April and they have come. ओके, And they know nothing is there. There is no maritime exclusion zone. There is no TEZ. ये मैं टेक्निकल टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉर से पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की कि वाइट शिपिंग जो और लोग हैं वहाँ से उनको खाली करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ये जो नैव एरियाज जो आप बता रहे हैं कितने दिनों से, नैव एरियाज से हम अपने फिशरमैन या सारी मर्चेंट शिपिंग जो है उनको बता रहे हैं कि देयर इज सम टेंशन, सम फायरिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन की तरफ हम जाएंगे तो उससे पहले इट इज ड्यूटी बाउंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द नेशन टू टेल, क्योंकि वहां पर कोई और कंट्री का शिप हो जो हमारे से कुछ लेके जा रहा है या हमारे को क्रूड डालने आया है गुजरात में या बॉम्बे आ रहा है वो कुछ सामान लेके, तो व्हाई शुड ही बिकम अ विक्टिम ऑफ इट? सही बात। तो ये चीजें काफी होती है, बट इन सो फार इंडियन नेवी इज कंसर्न, रेस्ट बी एश्योर्ड, इधर की तरफ तो कोई देख नहीं सकता। जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान हो सकता है न चाहे कन्वेंशनल वॉर, हालांकि अब भाई हमारा जो वार होने वाला है, जो हम कह रहे हैं ना कि कल्पना से परे जो होगा, उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा। और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो शायद चाहेंगे कि इस समय भारत किसी युद्ध में उलझ जाए। चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान का एक नेचुरल अलाय बनकर इस समय खड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड बिल्कुल कैप्टन शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, इफ यू आर वॉर्न यू आर वेल आर्म्ड। अब वो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आज की तारीख में अगर आप देखें कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, एक तुर्की है और दूसरा चीन। ये दो देश हैं और चीन बार बार ये कह रहा है और पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से भी मीठी। तो ऐसी दोस्ती में चीन ज़रूर, आज तक मैं कहूँगा इतनी लड़ाइयाँ होगी, चीन ने डायरेक्ट दखलंदाजी देने की कोशिश नहीं की है, अभी तक नहीं की। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कमज़ोर है, 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा लड़ाई लड़ने की उसकी काबिलियत नहीं है। और इतने हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमने तो अभी तक करवट बदली भी नहीं है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। अभी पाकिस्तान का कितना तकरीबन 5,000 करोड़ कहते हैं पिछले 10 दिन में उसने खर्च कर दिए हैं। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति में बहुत बुरी हालत, माड़ा हालत होने के कारण चीन ज़रूर भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान से थोड़ा हट के रहे और पाकिस्तान के ऊपर हमला। भारत हमला नहीं करेगा। अभी तक जो नॉर्मल देखा जाता है, 65 की लड़ाई में भी शुरुआत किसने की तो पाकिस्तान ने की, 71 की लड़ाई में भी शुरुआत किसने की तो पाकिस्तान ने की। तो ऐसे इसमें, लेकिन मैं जैसे कहा, दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। दुश्मन इज अ रोक स्टेट, दुश्मन आज की तारीख में इसे न्यूसेंस वैल्यू, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। जब हम तैयार रहेंगे, यकीनन मानिएगा कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होगा फिर तो बहुत कम होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान जो होगा वो ज़बरदस्त होगा। क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में कितने फ्रंट खोले हैं, बलूचिस्तान खोला है, खैबर पख्तूनख्वा खोला है, वहाँ पे बिलावल कह रहे हैं सिंध का पानी पंजाब में जा रहा है, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है भारत के साथ। तो पाकिस्तान में इतनी काबिलियत है नहीं, और जिस तरीके से बौखला करके आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान से, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मतलब देखने को लगता है कि पाकिस्तान को क्या हो गया, ऐसे क्यों नौबत आ गई। अभी तो सिर्फ तैयारी है भारत में। वाकई कल जो स्वास्थ्य सेवा मंत्री थे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदा ही होते हैं मरने के लिए, तो हमें डर नहीं है। अब होने के लिए कुछ नहीं है वाला जब हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, तो शायद ये एक नेगेटिव पॉइंट भी उसका, वही जो रोग स्टेट वाली बात है, ऐसा भी हो जाता है सर। पर ये जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ना, हमारे यहाँ वॉर रूम में हम रफाल दिखा रहे हैं, हम अपने हवाई ताकत को दिखा रहे हैं, ये जो कंपैरिजन है, क्योंकि चाइना कहता है कि भाई हमने जो पाकिस्तान के साथ साझेदारी में विमान उसे दिए हैं वो कमाल के हैं, अमेरिका वहाँ F-16 उसे देकर बैठा है, वो एंटी टेरर लड़ाई के लिए दिया था लेकिन वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो कैसा कंपैरिजन है सर? देखिए, अगर मैं एयर वेक्टर की बात करूँगा इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स बैठे हुए हैं, वो फील्ड की और ग्राउंड वेक्टर और नेवल वेक्टर की बात करेंगे, तो एयर वेक्टर में सबसे डोमिनेंट रोल जो होगा, जो आपके बाकी एसेट्स हैं, एक मैं आप बता दूं आपके ज़रिए कि वी आर नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी हमारे पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेस एसेट्स का इंक्लूजन है, जिसमें कि आपके जो
इमेजरी सैटेलाइट्स हैं, जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो रेडार और इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं, इलेक्ट्रो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं। इसका मतलब हम आई ऑर्बिट भी बनाते हैं, हम ई ऑर्बिट भी बनाते हैं, तो हमें पता है कि ऑप्स ऑर्डर कहाँ से इशू हो रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी भी जानकारी हमारे पास है। स्पेस से द मोमेंट वो एयरक्राफ्ट अपने एयरफील्ड से लॉन्च करेंगे, उठेगा, पहली बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से कोई उड़ने वाला नहीं है, जो उनकी हालत है। लेकिन मान लीजिए एक जहाज उड़ा, वहाँ से चला, हमें जिस वक्त वो टेक ऑफ करेगा हमें पता रहेगा। अब आते हैं हमारे जो एयर डिफेंस नेटवर्क के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, ये सारे के सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, क्योंकि आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर की बहुत ज़रूरत है उनको सिंथेसाइज करने की। चाहे वो आपका एयरबोर्न जो प्लेटफॉर्म है जो वार्निंग करता है और कमांड एंड कंट्रोल करता है, नेत्रा चाहे वो, या चाहे वो आपके पास जो है ये जो हम ऑप्स जो आपके आ रहे हैं उसके हम कंट्रोल को इंटरसेप्ट करें। और उनका जब जहाज आएगा, हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके जो रेंजेस हैं, जो हमारी मिसाइल्स की रेंजेस, जो एयरबोर्न मिसाइल की रेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो मिटियोर हो, मिटियोर का एक जोन है जो कहलाता है अश्योर्ड जोन, एब्सोल्युटली मींस इट विल किल, एंड दैट इज 60 नॉटिकल माइल्स। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज। अब आती जनरेशंस की बात, आपने रफाल की बात की क्योंकि उसकी बात बहुत होती है। इट्स अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट और नियरली 5 जनरेशन, दैट मीन्स स्टेल्थ भी है। उसके बाद आइजा रेडार भी है, जो कि रेडार से हम हवा में ही पकड़ सकते हैं। उसमें इंजन पावर है, एजिलिटी है, और लास्ट ग्लास कॉकपिट है, मतलब एयर सिचुएशन अवेलेबल है पायलट को विद इन दी कॉकपिट। तो उसके बाद जब आप एमिंग डिवाइसेस जो आपकी हैं उसमें अवेलेबल, वो इतनी सक्षम और इतनी सटीक हैं कि आने वाले जहाज पर एक बार आपने क्रॉस लगा दिया और बटन दबा दिया, देन मिसाइल इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ गेटिस्फाइड। तो एयर वेक्टर से बिल्कुल सुरक्षित है देश। जहाज उड़ेगा नहीं, नंबर 1, उसकी भी कारण बता सकता हूँ, टाइम रहेगा, और दूसरा आया तो जाएगा नहीं, वहीं पर मारा जाएगा। बढ़िया। डिस्ट्रॉय करके आएंगे आप, अपनी भी तो बात, तो जहां तक आने की नहीं बात है, हम तबाह करेंगे। समय थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी सबसे रिएक्शंस ले लेती हूँ। जनरल सिवाच, ये बताइए कि जब से ये पूरा हुआ है पहलगाम का हमला और भारत ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान की तरफ से रोज सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, हालांकि स्मॉल आर्म्स से कर रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है? देखो श्वेता, एक चीज देखना चाहिए, वो कोई संदेश नहीं है, एक ही है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्फिडेंस कमजोर है, लीडरशिप कमजोर है। अब वो अपने लोगों को एक प्रकार से दोबारा कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं, अपने जवानों को, वो अब कमजोरी है। अब आप कहेंगे कि इसको बढ़ाया क्यों नहीं, क्यों आर्टिक फायर क्यों नहीं करते, उनकी काबिलियत और क्षमता नहीं है। देखो, दो बातें हैं, ये सच्चाई है, आज की तारीख में पाकिस्तान की जो फौज है वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है उनके पास आर्टी एम्यूनिशन नहीं है, उनके पास टैंकों के लिए फ्यूल नहीं है 4 दिन से ज़्यादा। और आप जैसे बता रहे थे कैप्टन साहब कि भारत की जो नेवी है वो चौक कर सकती है, नया सामान आ नहीं सकता। और आप देखें कि जो जितना हम डिले कर रहे हैं, जो मोबिलाइजेशन है और जो तैयारी है, इट कॉस्ट मनी, और 14 दिन में $1.3 बिलियन लगता है, और उसके पास हाई $12 बिलियन रिजर्व, तो वो वैसे ही गिर जाएगा। और सच्चाई यह है, भारत और पाकिस्तान की अगर तुलना की जाए मिलिट्री पावर की, तो पाकिस्तान कहीं नहीं, आज की तारीख में सबसे कमज़ोर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके बाद आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अब जितना हमने यहाँ पर ज़्यादा कर लिया, इन्होंने ट्रुप्स मूव कर दिए वेस्टर्न सेक्टर से। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और BLA मुझे लगता है आज़ादी ले लेगा बलूचिस्तान में। तो ये समझना चाहिए, लोग कहते हैं हमला क्यों नहीं हो रहा, हमला क्यों नहीं हो रहा, आप वेट करें, जिस प्रकार से जितना डिले करेंगे पाकिस्तान को अब तोड़ेंगे। और पाकिस्तान जो LOC पे है आज बहुत घबराया हुआ है, आज पाकिस्तान को डर है कि भारत करेगा तो क्या करेगा। इसीलिए चीन की बात आती है, चीन एक बड़ा चालाक देश है, चीन बातें तो बड़ी बड़ी करेगा पर पाकिस्तान के साथ खुल के नहीं आएगा। 1971 में नहीं आया, क्यों? 2 बातें हैं, एक तो उसको टैरिफ वार है अमेरिका से, वो नहीं चाहता कि वो अकेला पड़े, वो भारत की मदद चाहता है, और दूसरा उसको पता हम ह्यूज मार्केट है भारत से डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा। और इसी प्रकार टर्की जो देश है वो भी कुछ आर्म्स एम्यूनिशन दे सकता है, इसके अलावा नहीं। और तीसरा देश है अजरबैजान, मुझे नहीं लगता उसकी काबिलियत और क्षमता है। अब सच्चाई है, भारत के साथ कितने देश खड़े हैं, हम 4 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको ग्रे लिस्ट पे डलवाओ, इसको IMF को प्रेशर डालो, इसको बेल आउट लोन ना दे,
और इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और हमने 183 में से 175 देशों से बात कर ली है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, जिस प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बन गया। ये प्रेशर पाकिस्तान को अब बहुत डर लग रहा है। वाकई ये तो होना ही चाहिए, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक तो जनरल दयाल क्या होता था कि इंडिया ये पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए भी वॉर्स चाहती थी, अभी उसकी स्थिति नहीं रह गई है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, अभी हाल में जब कोर कमांडर के घर पर वो सारे लोग घुस गए थे और क्या क्या चुरा कर ले गए थे, क्या इज्जत रह गई है उस आर्मी की? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल किसी स्टेट में नहीं है लड़ाई लड़ने के। देखिए, पाकिस्तान ने जो क्रूरता की ना, वो सिर्फ हमारे 26 टूरिस्ट को नहीं मारा है, भारत की आत्मा पे घात किया है। तो पाकिस्तान जानता है कि वो चोर है और उसने लड़ाई तो शुरू कर दी। अब मेरा मानना यह है कि उसने तो लड़ाई शुरू कर दी, अब हमें जवाब देना है। और जो उसके दोस्त हैं ना, चाइना जो शिप भेज रहा है, टर्की, ये सिर्फ वो कर रहे हैं कि किसी तरह डिले किया जाए ताकि भारत से बातचीत करके किसी तरह पाकिस्तान को इससे निकाल लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है उसका भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पाकिस्तान की आर्मी में जो डिसेंशन है वो जनरल मेस्टर ने बहुत अच्छी तरह कवर किया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि देखिए, अगली जो अगर ये कार्रवाई हमें करनी है, किसी को नहीं करनी, ये भारत को करनी है, मुद्दा हमारा है, फैसला हमें लेना है, हमारे हक, हमें अपने हक के लिए बात करनी है। दुनिया में आज किसी की कोई से नहीं है, कोई किसी की मदद में नहीं आ सकता, कोई किसी के लिए अपने लोगों को जोखिम में नहीं डालेगा। चाइना और टर्की, मलेशिया, ये सब बवंडर है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये मैं कहता हूँ सिर्फ एक मैसेजिंग है कि आप वॉर मत कीजिए। इस टाइम पे पाकिस्तान सबसे कमजोर, और मैं ये भी नहीं मानता कि उसको हम इकोनॉमिक उससे तोड़ देंगे, मैं ये भी नहीं मानता कि सिर्फ पानी से उसको तोड़ देंगे, मैं ये भी नहीं मानता कि कहीं बलूचिस्तान उससे अलग हो जाएगा बगैर उसके। भारत को कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम इतनी सुपीरियर फोर्स हैं, मैं समझता हूँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। पूरी कंट्री में एक पार्टी है जो कि फुली पावर में है, पार्लियामेंट में पूरी अपोजिशन उसके साथ है। और जरूरी नहीं आज करें, जरूरी नहीं जनवरी में करें, फरवरी में कब करें, जब हमें सूट करे, जब हमारी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप पूरी सेटिस्फाइड हो, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, तब हमें पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल, जब तक उसकी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा ही नहीं। 1971 वॉर के बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आया ही नहीं है भाई, आज तक। कारगिल के बाद नहीं आया, बालाकोट के बाद नहीं आया। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कब मानेगा? जब तक उसकी सेना को घात नहीं पहुंचेगी, उसकी मिलिट्री पावर डिप्लीट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसकी मिलिट्री लीडरशिप डिफेम नहीं होगी, और उसको जैसे याया खान अयूब छोड़ के भाग गए थे, जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, जब तक वो नहीं आएगा। वरना ये आज नहीं, ये चलता रहेगा सिलसिला। इस बार 26 गए हैं, थोड़े दिन में फिर कभी 6 महीने में 28 चले जाएंगे, फिर 60 चले जाएंगे, 50 चले जाएंगे। इस सिलसिले को बंद कर रहा है, सिर्फ भारत बंद करेगा। जनरल मेस्टन, क्या इतना लंबा इंतजार? क्योंकि जो जैसे जनरल दयाल भी कह रहे हैं ना कि किसी के प्रेशर में मत आओ, क्या इतना लंबा इंतजार करना चाहिए? एक डिसाइसिव में भी शायद पीओके लेने का समय भी आ चुका हो। श्वेता, अगर मैं दुश्मन के माइंड से देखूं, आज दुश्मन सबसे बड़ा असमंजस में है, और एक स्ट्रेटेजी भारत की हो सकती है कि दुश्मन को टायर कर दो, टायर आउट द एनिमी। वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, थक जाए उसके माइंड को पैरालाइज कर दो, क्योंकि माइंड से ही तो सारी डिसीजन मेकिंग होती है। तो उसकी फौज में इतना कन्फ्यूजन कर दो, उनकी लीडरशिप में इतना कन्फ्यूजन करो कि वो खुद हैरान हो जाएंगे करना क्या है। और हर तरफ से आप देखिए, वेस्टर्न फ्रंट से, ईस्टर्न फ्रंट से, ऊपर से, नीचे से, नेवी फ्रंट से, वर्ल्ड से इतना प्रेशर आ रहा है, आप सोचिए। और उनके लोग, वो असंतुष्टि हो रही है उनमें, आप वहाँ की फौज के अंदर देखिए। तो कहने का मतलब है उनकी इतनी हालात खराब है कि इसलिए मैंने बोला था उनकी सेना के अंदर ही बगावत हो सकता है, और हमारा मुद्दा बिना लड़ाई के भी शायद अचीव हो सकता है, क्योंकि वो जो उनके लोग और उनकी आर्मी ही हमें शायद कर सकती है जो हम चाहते हैं। वाकई खैबर पुख्तनवा में हमने देखा कि वहाँ की पुलिस और आर्मी के बीच भी लड़ाई हो जाती है। तो ये तस्वीरें भी अब रुकती नहीं है, और पाकिस्तान का हाल किसी से छुपा नहीं है। अपने इस बुलेटिन में हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि जो आपके मन में ख्याल चल रहा है ना कि क्या हो सकता है भारत का टारगेट, और वो ऐसा टारगेट क्या हो सकता है जो पाकिस्तान की कल्पना से परे हो सकता है, किस तरीके से भारत उस पर अमल कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहलगाम हमले का आज 15वां दिन है। इससे पहले उड़ी हमले के 11वें दिन, पुलवामा हमले के 13वें दिन भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने आतंकियों
उनके आकाओं और उनके समर्थकों को दंड देने और आतंक की जमीन को नष्ट करने का भरोसा दिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच परंपरागत युद्ध नहीं छिड़ता तो पाकिस्तान में वो कौन से टारगेट्स हैं जिन्हें भारत निशाना बना सकता है? क्या भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्या पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स नष्ट कर दिए जाएंगे? या लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर में आईएसआई के नेटवर्क और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलेगा? या फिर कराची और ग्वादर बंदरगाह की घेराबंदी कर उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा? भारत अगर ऐसा करता है तो उसका तरीका क्या होगा और कौन से हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? इन तमाम विकल्पों पर इस सबसे बड़ी कवरेज में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जिन्होंने भारत की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कल बुलाई गई नेशनल असेंबली की बैठक में दावा किया कि भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला करेगा। बात गलत भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारत ने हालांकि उस समय अपनी बात कर ली थी। हम हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका परिचय हम जल्दी से करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, कैप्टन पीके शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सबसे बात होगी। साथ में संदीप पुनिथन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने देखा है, कवर किया है, और गौरव सावंत जो वैसे तो रणभूमि ही आप एंकर करते हैं लेकिन अभी आप मेरे गेस्ट के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट से ज्यादा आप दोनों से पहले उस एक्सीडेंटल फायर के बारे में, भारत में शायद लोग भूल गए संदीप, लेकिन पाकिस्तान में नहीं भूले हैं इस चीज को। बिल्कुल नहीं श्वेता, ये जो चीज थी इट वाज एन एक्सीडेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो आप कह सकते हैं उसको। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है? वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दुनिया में, जो कि 3 times द स्पीड ऑफ साउंड उड़ती है। इट हैज़ अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर की रेंज है, और एक बार जो वो मिसाइल फायर हो जाती है उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह का एक बहुत ही एक शक्तिशाली मिसाइल है, और ये हमारे आर्सेनल में 20 साल से है। और उस एक्सीडेंटल फायरिंग से पाकिस्तान को पता चल गया कि उनके एयर डिफेंसेस उसके रोकने में नाकाम हुए। वो मिसाइल उनके टेरिटरी में घुस गए और वहाँ गिर गई। तो उससे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हो गया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का। और गौरव, इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि और ऐसी वैसी किसी जगह पर नहीं, मुख्तलिफ एक जगह पर, और इसीलिए चाहे वो एयर स्पेस बंद कर रहे, लेकिन उसे भी पता है भारत क्या कर सकता है। ये जो घटना है ये 9 मार्च 2022 की है। हालांकि उमर अयूब ये कह रहे थे कि ये पिछले साल हुआ, लेकिन ये हुआ 2022 में था। लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के मन में उसका खौफ आज की तारीख में भी है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोकने में सक्षम है। और ये तो क्योंकि लैंड से फायर हुआ था। आप ये सोचिए कि भारत के पास जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो आप आकाश से, विमानों से फायर कर सकते हैं, आप जहाजों से फायर कर सकते हैं, और अगर आपने अरब सागर से उसको फायर किया तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोक सकता है। अगर आपने अपने सुखोई 30 MKI से फायर किया, पाकिस्तान में कुछ नहीं है जो उसे रोक सकता है, और वो बिल्कुल अचूक वार करती है। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस समय डर है। और भारत के पास ऐसे इस तरह कई हथियार हैं, पाकिस्तान ये जानता है। इसीलिए जो गीदड़ भपकी उनके आर्मी चीफ की आ रही है, असलियत वो भी जानते हैं, उनके नेता भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें हम टारगेट्स कह रहे हैं, क्या टारगेट हो सकता है भारत का? क्योंकि अगर हम कल्पना से परे किसी एक्शन की बात करते हैं तो ये कोई 2 कौड़ी के आतंकवादियों को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, उनके सरगना को खत्म करने की बात हो रही है, और हाफिज सईद की बात हो सकती है। हाफिज सईद को बचाने के लिए जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान ने क्या किया कि लेकर उसे एक आबादी वाली जगह में लाहौर में रख दिया। हमारे आज तक पर हमने दिखाया है, वो एड्रेस दिखाया है, वो जगह दिखाई है, उसके लोगों को दिखाया है जो उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। अगर भारत को हाफिज सईद को खत्म करना है तो ये कैसे? क्यों पाकिस्तान दे ही नहीं रहा है। आप सौंप दीजिए, यहाँ ट्रायल हम चला लेंगे, वो दे नहीं रहा है, तो क्या उसे खत्म किया जा सकता है? धन्यवाद श्वेता। मैं कहूँगा कि हाफिज सईद जैसे जो आतंकी हैं, मसूद अजहर जैसे जो आतंकी हैं, उनके ऊपर हमले तो पहले भी हुए हैं, उन्हीं के लोगों ने उनको मारने की कोशिश की है, पर किसी तरीके से बच गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को ये याद रहना चाहिए, अगर सुलेमानी जा सकता है
और इसराइल के द्वारा हिजबुल्लाह का लीडरशिप समाप्त हो सकता है, तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ये जो मैं कहूँगा सोर्स ऑफ टेरर है उसको हमने बर्बाद करना है। हमें किसी पाकिस्तानी से कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें गिला शिकवा है तो उस टेरर मॉड्यूल्स जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से उभर करके भारत के अंदर हर हमेशा इस तरह के हमले करते हैं और पूरा विश्व उनसे परेशान है। तो ये जो टारगेट्स, जैसे आपने ठीक कहा, हाफिज सईद हुआ, मसूद अजहर हुआ और बाकी जो, अगर मैं कहूँगा, मैं तो चंद ज़रूर चाहूँगा कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी ज़रूर हिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ टेरर क्या है? पाकिस्तान की फ़ौज, और पाकिस्तान की फ़ौज को बर्बाद करना निहायत ज़रूरी है। मकसद एक, इसके बाद बार बार बालाकोट के बाद हमने देखा, उरी के बाद हमने देखा, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता है। पाकिस्तान वही हरकत करता है, नापाक हरकतों में लगा है और उसको ये लगता है कि ही कैन गेट अवे विथ इट। और अब वक्त आ गया है, ही मस्ट नॉट थिंक ही कैन गेट अवे विथ इट, ही हैज़ टू बी गिवन अ सॉलिड पनिशमेंट, जिससे कम से कम पाकिस्तान अगले 50 साल तक आतंक सोच नहीं सकता है, इस तरह करने की कार्रवाई नहीं करने। क्यों? हद हो गया, सर के ऊपर से पानी बह गया। आज यूं ही नहीं, अमेरिका, आज क्यों अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत की पूरी मदद करेगा और आतंक के बरकरार, आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका भारत के साथ है, रूस भारत के साथ है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी के लिए कह दिया, मुझे लगता है पाकिस्तान में आपका ये बयान बहुत वायरल होगा। वहां पर लोग डरे हुए हैं कि आसिम मुनीर को टारगेट कर देगा भारत। हम यहाँ पर कहते हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, लेकिन वो डर जाते हैं कि आसिम मुनीर को कहीं खत्म कर दिया जाएगा। देखिएगा, मैं जरूर कहूँगा श्वेता, आसिफ मुनीर को ख़त्म करने से होगा, लेकिन उनसे सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि अकल्पनीय होगा। अकल्पनीय ये होगा कि जो पूरा टारगेट सिस्टम है और जो उनका आकाओं का टारगेट सिस्टम है और जो उनके टेरर कैंप्स हैं, हमें दोनों को एक साथ करना होगा। ये अगर होगा, मैं यहाँ से बैठे बैठे नहीं कहूँगा कब होगा, तो ये सेचुरेशन स्ट्राइक होगी, जिसमें कोर हेडक्वार्टर्स, जनरल हेडक्वार्टर्स, ये मिलिट्री टारगेट्स तो होंगे ही होंगे, उनकी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो उनके टेरर कैंप्स हैं और जो उनके एयरफील्ड्स हैं और जो उनके एम्यूनिशंस हैं और जो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, सबको हमें एक साथ टारगेट करना पड़ेगा। इट बी अ स्ट्राइक इन अ विंडो ऑफ एन आवर और 2 आवर्स दैट दे गो इन फुल गो। और हम लोगों को ये करना होगा, उससे पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस भी करना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्ट्राइक होगी वो अकल्पनीय होगी, उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी शामिल होंगे। उसकी बात, ब्रह्मोस की बात हुई, एक बात रह गई जो बता दें, उससे शायद अगर हमारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बात करूँ, उनको थोड़ा डर और बढ़ेगा। इसकी एक्यूरेसी लेस देन अ मीटर है। प्रिसिशन स्ट्राइक होगी, हेड सेंट्रिक वॉरफेयर हम करेंगे और कोलैटरल डैमेज बिल्कुल नहीं होगा। और जैसा पहले बताया गया, को पैनलिस्ट ने बताया कि यू जस्ट कैन नॉट प्रेस ऑफ, इट वाज अ चेक एंड टेस्ट। हमने टेस्ट कर लिया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिव है। बीच में भारतीय नौसेना ने PHI MQ-9B ड्रोन तैनात किए हैं, सूत्रों के अनुसार ये जो खबर आ रही है, और ये एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान के लिए, हम कह रहे हैं ना कैप्टन शर्मा की, वो सबकी नींदें उड़ी हुई हैं कि नेवी कुछ कर देगा। अब नेवी की ये तैनाती, ये ताकत देखकर वहां पर ऐसे ही हौसले पस्त हो जा रहे हैं। श्वेता, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था अभी ड्यूरिंग द ब्रेक, ये जो 2 एसेट्स इंडिया ने एक्वायर किए हैं, PHI जो कि 2009-2010 में आ गया था, और उसके बाद अभी वेट लीज पे हमारे पास सी गार्डियंस हैं, और इसकी एक डील साइन हुई है 31 सी गार्डियंस की। इतने सक्षम प्लेटफॉर्म्स हैं ये कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आस्क मी, पूरा का पूरा वेस्टर्न अरेबियन सी, नदर्न अरेबियन सी का चप्पा चप्पा का जो इंफॉर्मेशन है, वो आज हमारे पास साउथ ब्लॉक में है। इट इज़ देयर एंड इट कैन बी शोन। मिलिट्री कमांडर्स आर ब्रीफिंग द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर हैविंग अ लुक एट दैट। अब ये हो गई बात कि कौन है कहाँ पर। अब ये जो है, ये फीडबैक सिस्टम इतना पोटेंट रहेगा, एंड देयर विल बी ओनली 3 P's नाउ। पेशेंस इज रनिंग आउट, second will be precision, and third will be potent strike. And as sir was saying, it will be saturated, multi-pronged at multiple places.
So it will be a kind of a deception, surprise, everything mixed. क्योंकि इतना टाइम अगर हम ले रहे हैं कुछ डिसीजन लेने में, इसका मतलब क्लियर है कि इट विल हैव unimaginable consequences for them and for the world to see and all the terrorists to see कि इसके बाद नहीं. So I will sum it up like that. Unimaginable, संदीप आपके लिए क्या होगा? Unimaginable पर ये वो होगा, जो आप चाहेंगे. मैं ये चाहूँगा श्वेता कि एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म इट इज़ everything about recruiting, training, equipping and finally launching terrorists into India. This is a very unique system. दुनिया में और कहीं पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म इतनी डेवलप नहीं हो चुकी है जहाँ जितना पाकिस्तान में है. जैसे कि हम ऑयल रिफाइन करते हैं इंडिया में, वी आर वन ऑफ द टॉप रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान रिफाइंस पीपल इनटू टेररिस्ट. मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म उन्होंने 40-50 साल से बना रखी है, मैं चाहता हूं कि दिस मल्टीपल स्ट्राइक शुड एक्चुअली गो एंड नॉक आउट ऑल ऑफ दीज बेसिस, दीज लॉन्च पैड्स, दीज ट्रेनिंग कैंप्स. और ये अटैक ऐसा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए कि दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एंड दिस विल गिव अस एटलीस्ट अनदर 10 years ऑफ पीस. 10 साल तक और पाकिस्तान सोच ना सके कि और एक पहलगाम या पुलवामा या उरी टाइप की अटैक वो कैरी आउट कर सके. एक और आपको खबर बता देते हैं कि 9 मई को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है. लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है देश में, वो दरअसल एक तैयारी है. तैयारी क्योंकि हम जो भी पलटवार पाकिस्तान पर करेंगे उसके लिए जरूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से हो. और 9 मई को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की यह बैठक होनी है. जो ये बड़ी खबर इस समय हमारे सामने आ रही है. गौरव, लोग इम्पेशेंट भी होते हैं. जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जल्दी करो, पाकिस्तान पीओके में जाके बैठ जाओ, वहां से उठो मत. ये सारी चीजें कहने के लिए होती हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है इस समय कि सरकार पर वो दबाव आ रहा है, या सरकार जो अपनी प्लानिंग है उसके हिसाब से चल रही है? ये सरकार मेरे हिसाब से तो दबाव में आती नहीं है, और दूसरा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, रिवेंज इज अ डिश दैट्स बेस्ट सर्व कोल्ड. आप दुश्मन को थका थका के मारो, और यही समय हो भी रहा है. जिस तरह से P-8I और सी गार्डियन ड्रोन की बात हो रही है, ये जो P-8I है ना, ये एक फ्लाइंग फ्रिगेट कहलाती है, मतलब एक उड़ता हुआ जहाज. और इस जहाज में न केवल दुश्मन के 400-500 टारगेट्स की एक साथ टोह लेने की इसमें काबिलियत है, ये दुश्मन की पनडुब्बियों की भी टोह ले सकता है, जहाज़ों की भी ले सकता है, उनके ठिकानों की भी ले सकता है, और डायरेक्ट कर सकता है लड़ाकू विमानों को, और खुद भी कि वो उस पर बम वर्षा करे, मिसाइल वर्षा करे. पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है. भारतीय सेनाओं की शक्ति देखें तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन क्या एक ही बार में वो पूरी शक्ति भारत प्रदर्शित कर देगा? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा. पहले एक छोटा स्ट्राइक होगा और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का उस पर रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि आप दुश्मन का रिस्पॉन्स देखते हैं. अगर वो उसमें ही तिलमिला जाता है और उनके देश में वो आवाजें उठती हैं कि वो आतंक को रोके, तब फिर वो जो बड़ा स्ट्राइक है हो सकता है ना हो, क्योंकि दुनिया भी इस समय देख रही है कि भारत का क्या रवैया है. और इसीलिए मैं पूरा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस उससे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन शुरू में हो सकता है इसे जम्मू कश्मीर में या किसी और स्थान पर सीमित रखा जाए. पाकिस्तान के जवाब पे निर्भर करेगा भारत का अगला जवाब कितना बड़ा होगा. श्वेता, कितना बड़ा होगा? अब एक तो हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की बात हमने की. अब दूसरी चीज ये हो जाती है कि जिसको लगातार कम से कम जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ से पीओके को लेकर बहुत बातें होती हैं. उसका एक दूसरा भी एक नजरिया हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया. लेकिन अगर वाकई ऐसा होता है, कम से कम हम क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां के पूरे नक्शे में कहां कहां पर लॉन्च पैड्स है, ट्रेनिंग हो रही है आतंकियों की, वहां से लॉन्च किया जा रहा है उन्हें, उन सबको नष्ट कर दिया जाए? देखिए श्वेता, जो पुराने लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे, अब तो शायद वो वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ से बिखर गए होंगे अलग अलग. लेकिन खबर तो आएगी और खबर मिलेगी. लॉन्च पैड्स या पूरा जो उनका ट्रेनिंग, द एम इज द सोर्स ऑफ टेरर. जहाँ से भी पलकता है, जहाँ पर भी वो करते हैं, जहाँ पर भी उनके ट्रेनिंग एरियाज हैं, लॉन्च पैड जहाँ जैसे भी है, सस्पेक्टेड और एक्चुअल, दे मस्ट ऑल बी डिस्ट्रॉयड. मकसद ये है कि
पाकिस्तान ने जो सांप पाले हैं अभी तक तो उनका जो जहर है वो निकाला जा रहा है, उसके बाद उन सांपों को ऐसा मार करके दफनाया जाएगा कि वो उठेंगे नहीं। और मकसद ही ये है, बालाकोट नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अब दिस इज वन ऑफ नाउ और नेवर, ये हिसाब है। करना है तो ऐसा करना है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठुकना चाहिए। और मकसद अगेन एंड अगेन टेरर, पूरी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के बरखिलाफ है। पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है आतंकवाद से लड़ने के लिए। पूरे विश्व को मालूम है कि आतंक का गढ़ है वो पाकिस्तान है। और अब जब सबको मालूम है पाकिस्तान कर रहा है, हम लोग कोई प्रेशर नहीं है टाइम का। आजकल लेट व्हाट द पब्लिक से, कोई भी कैसे भी कहे, ऑपोजिशन कहे, कोई, हम लोगों ने अपने समय से अपने वक्त पर अपने तरीके से करना है। मकसद एक, आतंक का खात्मा। जब आतंक का खात्मा होगा तभी हिंदुस्तान चैन की नींद सोएगा। और आतंक के खात्मे की जब हम बात करते हैं सर, अगर मतलब ये तो बड़ा पैमाना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अगर हम उनके टॉप जो कमांडर्स हैं, चाहे हाफिज सईद, मसूद अजहर, ऐसे नामों को हम लोग ले रहे हैं, दाऊद इब्राहिम आज तक कहाँ पर है, वो सिर्फ तस्वीरें लेकर भारत दुनिया को बताता रहता है। लेकिन अगर हम फुल एंड फाइनल की बात करते हैं तो वाकई वो पूरा जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर होता है ना, वो आ जाता है। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो आतंकवाद का गढ़ है या जो किला है वो पाकिस्तानी आर्मी की ईंटों से बना हुआ है। तो जब तक उन ईंटों को आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक उन ईंटों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, एक प्रचुर मात्रा में इसे बोलते हैं डील इज नॉट डन, तो हम जो भी सोचें या तो हम उसको स्ट्राइक नहीं करें एंड देयर आर अदर मीन्स ऑफ, पानी से ख़त्म करें, पैसे से ख़त्म करें, अपने बाकी चीज़ों से ख़त्म करें, लेकिन अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया, जिसके लिए चूज़ करना पड़ेगा कि हमारी जियो डिप्लोमेटिक सिचुएशन इस वक्त क्या है, जो बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल प्रेस में हम कैसे मैसेजेस, कैसे नैरेटिव्स को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको वो लेजिटिमेसी देने के लिए, वो मॉरल ग्राउंड देने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इन सब का इस्तेमाल करके स्पेस एसेट्स हमारे पास हैं इस वक्त, हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एसेट्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हैं, और हमारे पास उनकी सेना, उनकी जो वायु सेना है जो कि प्राइमरली फर्स्ट अटैक में काम आती है, वो बहुत कमज़ोर है। F-16 में से सिर्फ 75 में से 20-22 चलेंगे, बाकी के लिए अभी साजो सामान आना है, उसकी सिग्नेचर हुआ है, नथिंग इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। इकोनॉमिकली हॉलोड आउट हैं। ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, एंड हमें स्ट्राइक करें तो हैमर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो, अगर हमारी, हम ये बात कह सकते हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन जब मारो इतना जोर से मारो सारी ईंटें टूट जाएं, तो आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक करना हथियार अपनी बेच है यूक्रेन को। उस समय लगा कि 4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में ये हालत पाकिस्तान की हो चुकी है कि जो विमानों के बारे में, F-16 के बारे में भी बता रहे हैं, उसमें उनकी आधी फ्लीट यूज नहीं हो सकती है और गोला बारूद है नहीं। आतंक का जवाब कैसे दिया जा सकता है और कैसा दिया जा सकता है, पिछले कुछ सालों में भारत ने बार बार दिखाया है, और इसीलिए पाकिस्तान इस समय परेशान है। क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन ने एक बार फिर आतंक पर पर्दा डालने का काम किया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करने की अपील की है, लेकिन उसने आतंक का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की निंदा नहीं की है। तो एक तरफ अपना जो नजर है उसको फेर कर केवल तनाव को कम करने की बात अगर की जाती है, तो फिर S जयशंकर की बात ही याद आती है कि पार्टनरशिप चाहिए, प्रीचर्स नहीं, यानी कि नसीहत देने के लिए मत आइए, उसके लिए हम काफी हैं। पाकिस्तान को दुनिया नाकाम देश मान चुकी है, उसके सूबे उससे अलग होने की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक धमकी दी थी, वो धमकी और कल बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आया जवाब सुन लीजिए। ये बातें चुप भी बहुत रही होंगी पाकिस्तान को, लेकिन ये हकीकत है। कैप्टन शर्मा, क्या पाकिस्तान अपनी ही लड़ाई हार जाएगा? हमने खैबर पख्तूनवा भी देखा है, वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि पहले जाओ कश्मीर में तो लग जाओ। सेना को कह रहे हैं, वहां की वो सेना जिसके सामने किसी के हलक से कोई शब्द नहीं निकलता था, वहां पर उनको कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान उस राह पर निकल चुका है और क्या ये समय है कि भारत इस चीज को एक्सेलरेट कर दे? देखिए श्वेता, इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर इतनी डेलिकेट सी हो रखी है
that internal voices are coming out. And as General Meston was telling in the previous program, there is a chance that there can be mutiny, there can be unrest amongst the the various ranks and the officer cadre. तो ये सिचुएशन जो है, और बाकी आप देखिए बलूचिस्तान देख लीजिए, KPK देख लीजिए, हर जगह पे दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसका रिजल्ट यही होगा। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ जो छोटी सी ये जो हरकत की है, विच वाज टेरेबल। सो आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान, बट दे विल हैव टू फेस वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस। इंडिया ने क्या किया कि जब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपने सारे मंसूबे सामने रख रहा था, भारत ने डेवलपमेंट किया वहां पर। वहां की जनता भी ये देख रही है कि 370 को लेकर भले उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज वो इस बात को रो रहे हैं कि अरे ये तो 370 से पहले वाली स्थिति हो गई हमारी टूरिज्म में। लोग बेहतर कर रहे थे, लोगों को एक बेहतर जीवन मिल रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो इतने सालों से पाकिस्तान प्रायोजित टेरर की वजह से नहीं हो रहा था। इस वजह से हम जब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों की बातें सुनते हैं और भारत में हम परिस्थितियों को देखते हैं, तो समझ आता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था। टेरर से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं श्वेता, और आपने जो सही कहा कि जिस समय हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया था 1991 में, तब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था और टेररिज्म को प्रोत्साहन दे रहा था जम्मू एंड कश्मीर में और फिर पंजाब में। जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था, तब वो कश्मीर पे फोकस कर रहे थे। और ये सारे जो हमारे चॉइसेस हैं, इंडिया आज उसी चॉइसेस की वजह से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल माइग्रेन बन चुकी है, इंटरनेशनल हेडेक बन चुका है, इंटरनेशनल हेडेक आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स और टेररिस्ट, और उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वो उनकी जो लड़ाई है, इट इज़ एक्चुअली 2 फोल्ड। एक तो हमें वो टेररिज्म से अटैक करते हैं, और दूसरा जो उनका मकसद है इकोनॉमिक वॉरफेयर, वो हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स को अटैक कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लगातार 15 साल 1993 से लेके 2008 तक उन्होंने 3 बड़े हमले किए मुंबई पे, जहां पे उन्होंने 700 से ज़्यादा मुंबईकरों को मारा, क्योंकि उनको पता था कि मुंबई इकोनॉमिक इंजन है इंडिया का और वो उसे नष्ट करना चाहते थे। ठीक यही फिलॉसफी वो जम्मू एंड कश्मीर में भी कर रहे हैं, टूरिज्म को अटैक करके, क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिज्म जो है एक बहुत ही एक बड़ा एक अर्नर है। इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके वजह से इतनी खुशहाली फैल रही है जम्मू एंड कश्मीर, जो उनसे देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उन्होंने ये पहलगाम का जो है टेरर अटैक किया था, 26 टूरिस्ट को मारा, और वो पूरे टूरिस्ट सीजन को वो नेस्तो नाबूद करना चाहते थे। तो वो नहीं चाहते कि कुछ डेवलपमेंट हो, कोई प्रोग्रेस हो, इकोनॉमी आ जाए किसी जगह पे, खास करके जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि उनके जो पूरा जो मकसद है ये 2 नेशन थियोरी का, वो एकदम चूर चूर हो जाए। और इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था गौरव की, जिस तरीके से 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, और उसके बाद आतंकी हमला होता है जहां पर वही हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, जो अभी तक के आतंकी हमलों में ऐसे खुलकर दिखता नहीं था। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस समय थोड़े से ट्रिगर की जरूरत है? अनरेस्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, क्या वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है? पाकिस्तान इस समय टूटने की कगार पर है, और जनरल आसिम मुनीर ये जानते हैं। जब एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है तो पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर क्यों इतने अनपॉपुलर हैं। जनरल आसिम मुनीर ने सत्ता इमरान खान से छीन ली और शरीफ बंधुओं के हाथ में दे दी। सत्ता इस समय इमरान खान के हाथ में होनी चाहिए थी। इमरान खान जेल में बंद है। इमरान खान के समर्थक आसिम मुनीर के धुर विरोधी हैं, तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में बंद रख रहे हैं और चाहते हैं कि भारत से शत्रुता हो जाए, ताकि सभी एकजुट हो जाए, एक मंच पर आ जाए। और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है कि अपना रक्षा बजट 18% बढ़ाएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के आर्मी जनरलों ने फिर बिहार में एक कहावत है, भोज के समय कोहड़ा रोपना, कि मतलब भोज है उस समय आप जाकर वो रहे हैं वो नहीं, अपनी जेबें भर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। एक और बहाना मिल गया उनको अपनी जेब भरने का, और इसीलिए आसिम मुनीर अब अपना विदेश में जाके घर बना लेंगे इसी पैसे से। यही चीजें हैं कि आज पाकिस्तान टूट के कगार पर दिखता है। देखिएगा श्वेता, 26 रफाल जब हम खरीदते हैं
वो कंप्लीट रक्षा बजट है पाकिस्तान का। तो कहाँ पाकिस्तान और कहाँ हिंदुस्तान? तो ऐसी कगार पर जब पाकिस्तान खड़ा है और हम जब बंटवारे की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान जो है वो आज नहीं 1950 से लगातार खान और कलात लगा हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान ने दस्तखत कराया, ज़बरदस्ती कराया, और उसके बाद से लेकर के आज तक 4% आबादी को पंजाबियों ने वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, उनको सिर्फ लूटा और लूटा। पाकिस्तान ने उनको, जब पाकिस्तान के पास रहा 5% रॉयल्टी, अब उन्होंने चीन को आउटसोर्स कर दिया है। अब चीन ने सारा का वहाँ से सोना, गैस, कॉपर सब कुछ, और इतना ही नहीं, ग्वादार पोर्ट बना करके जो मछुआरे जीना का चाहते थे उनको भी मना कर दिया। पीने का पानी नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बिजली ईरान से आती है, ईरान से स्मगल डीजल और पेट्रोल आता है। ये हालत बलूचिस्तान की है। कौन चाहता है उधर? यूं ही नहीं, क्यों मुनीर इस तरह कह रहे हैं कि 1500 लोग क्या करेंगे? 1500 लोग क्या? आप फजलुर रहमान दिखा रहे थे, फजलुर रहमान नेशनल असेंबली में खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 5 ऐसे प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान में जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता ही नहीं है। वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का झंडा लहरा। तो ऐसी हालात में बोल, खैबर पख्तूनवा देखिए, वही डोरान लाइन को लेकर के इन्होंने फेंसिंग की, सारा फेंसिंग तोड़ने में लगे हुए हैं तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप देख रहे बिलावल किस तरह हल्ला कर रहा है। क्या कह रहे हैं बिलावल? अगर आपने पानी रोका, खून की न, सिंध का पानी रोक करके पंजाब में जा रहा है। वहाँ पे बहुत सब अपने विदेश का टिकट कटवा रहे होंगे कि बाकी भुगतें, ये नेता फरार हो जाए वहाँ से। वो कमांडर के घर पे हमला हो जाता है तो वहाँ के जो जनरल्स हैं, जो मिलिट्री जनरल्स की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ, कोई रुकता है? आपने देखा है श्वेता, जिसका रिटायरमेंट होता है, बाजवा यूके चले गए, अपने हमारे मुशर्रफ साहब इतने पॉपुलर जनरल वो चले गए दुबई, कोई रुकता नहीं वहाँ। मुनीर ने भी अपना टिकट कटा लिया होगा, आपने ठीक बोला है, क्योंकि जनता और इन एक शब्द इस्तेमाल करने जल्लाद जनरल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है। और 18% जो इन्होंने लिया है, ये ट्रेडर्स काइंड ऑफ जनरल्स हैं। आप देखिए, इसमें से 1.5 लाख करोड़ का ये लोग व्यापार करते हैं। ऐसे आपने आर्मी देखी होगी कहीं? किसी दुनिया में इसका वो नहीं है, नज़ीर नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सामान कोई बेचना हो, आर्मी बेचती है। वो सारा पैसा जनरल्स के पास जाता है। और एक बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर उसी 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना, वो पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ देगा बिना युद्ध के। ये एक प्रयास होना चाहिए भारत का इस समय। चलिए, भारत में तो तैयारियां हो रही हैं ताकि जो आम जनता है वो किसी भी तरीके से पैनिक ना हो, तैयार रहें, देश के किसी भी कोने में लोग रहें, उस समय सब समझें कि देश में इस समय चल क्या रहा है, जिसके लिए कल वो सारी मॉक ड्रिल्स होंगी। हमने आपको वो जानकारियां भी दी हैं और भारत के विकल्पों पर भी चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।